Hello everyone. I believe you all are excited to learn something new. Today topic is something very exciting one. So rather not wasting further any time, let me introduce myself. I am Anupam Mishra, Advocate Anupam Mishra, from a practicing advocate from Calcutta High Court. Uh, Today topic that I want to highlight you that have each and every law students, legal interns is something new. एक ऐसी टॉपिक जो हमारे आज के हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लीगल इंटर्न्स हैं, उनको ये टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये डे इन डे आउट एक ऐसी टॉपिक है जो एक लॉयर को लगती है, काम लगती है, एंड उनको उसी हिसाब से डील करना पड़ता है एनवायरमेंट. So let me share my screen first and let us proceed further. I believe, do let me know if you all can see my screen. So the topic is the CRPC section. CRPC मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है CRPC मतलब क्या होता है? CRPC is nothing but criminal procedure code. तो आज हम लोग CRPC में कुछ ऐसी सेक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. We will study something new about CRPC sections. So, are you all ready to learn what are those important CRPC sections? I believe you all are excited to learn these CRPC sections. Do you know what are the important CRPC sections and how it impacts in our real life? क्या आप जानते हैं कि CRPC sections कितना important है और वो हमारे real life में मतलब कितना impactful रहता है? So we must know what are our important CRPC sections and how it impacts in our real life. You all are now eager to learn these sections. I am also eager to teach you all. मेरे को मालूम है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो ये CRPC सेक्शंस के बारे में जानने के लिए, स्पेशली लीगल इंटर्न्स, लॉ स्टूडेंट्स जो लोग अभी LLB कर रहे हैं, मे इट बी 5 years और 3 years. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग को CRPC सेक्शंस के बारे में बताने के लिए. So as you all are eager to learn, I am also eager to teach you all these CRPC sections. From police case to complaint case, we must know when and how to file the cases and approach police and court. हम लोग को देखना पड़ता है कि पुलिस केस क्या है, कंप्लेंट केस क्या है. CRPC के अंडर में हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिस सेक्शंस के तहत हम लोग पुलिस केस लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसके CRPC के सेक्शंस हैं जिसके तहत हम लोग कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. तो एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट, हम लोग अगर प्रैक्टिस में हैं तो हम लोग को वो चीज जानना बहुत जरूरी है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दोस सेक्शंस व्हिच वी मस्ट be accumulated to know ourselves that yes, these are those sections, these are those clauses, and we must know how to approach the police. अगर हम लोग सेक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, सेक्शंस के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग चाह के भी अगर एज अ विक्टिम मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है और मेरे को नहीं मालूम कि मैं पुलिस को कैसे अप्रोच करूं. जो लोग एडवोकेट नहीं है, लॉयर नहीं है, एज अ पब्लिक
हम लोग को लॉ के बारे में नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कुछ ऐसा फ्रॉडुलेंट केस हो गया है और मेरे को नहीं मालूम मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा या क्या करूँगी। दिस इज द सिनेरियो जब एक सीन आता है, लॉयर एडवोकेट लोग पिक्चर में आते हैं, विक्टिम्स डायरेक्ट पुलिस में जा सकते हैं जनरल डायरी करने के लिए, लेकिन क्या होता है बहुत सारे ऐसे केसेस में कि पुलिस उनका केस को सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये सब सीन में हम लोग को एज अ लॉयर एंड एज अ एडवोकेट हम लोग को देखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन हेल्प द विक्टिम टू फाइल द पुलिस केस, to draft a complaint case. As a lawyer and as an advocate, we must understand how we should draft a complaint case, and on the behalf of victim, how we should approach the police and make them lodge the diary. Do you know what happens when you file a police complaint and police doesn't do the further investigation? यही चीज मैं आपको पहले बता रहा था, कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले, कि विक्टिम के साथ हादसा हो गया है लेकिन विक्टिम को नहीं पता कि वो पुलिस के पास जाए कि नहीं जाए। अगर वो विक्टिम जाते हैं तो उनका केस पुलिस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बहुत ऐसा टाइम देखा गया है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, वो जनरल डायरी नहीं करते हैं। तो उस सब सिचुएशन में एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर, हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। एज अ लॉयर एंड एज अ advocate, we must understand the fact what are those sections which will help us to draft a complaint. We must know when we should file a police complaint, and हम लोग जब पुलिस को अप्रोच करते हैं, when we go and approach the police to file a police complaint and police doesn't do any investigation, मान लीजिए एक विक्टिम के साथ दुर्घटना घट गया और लॉयर ने उसके बिहाफ में एक कंप्लेंट डायरी दर्ज किया, पुलिस के पास जाके कंप्लेंट डायरी दर्ज कर दिया। अब देखा गया कि पुलिस ने उस जनरल डायरी, जो भी कंप्लेंट लॉन्च किया गया है, वो पुलिस उस जनरल डायरी पे एक्शंस नहीं ले रहे हैं। तब उस सिचुएशन में आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? सो my question was that, do you know what happens when you file a police complaint and police doesn't do further investigation? तो स्टार्टिंग से हम लोग के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ वी फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, हाउ वी ड्राफ्ट अ कंप्लेंट केस, हाउ वी अप्रोच द पुलिस, and when we approach the police and if the police don't take any actions, then what we should do further so that police do the further investigation, and if they doesn't do any further investigation, what will be our next course of action? So let us learn about section 154 and section 156 subsection 3 of Code of Criminal Procedure, what, when and how। मतलब हम लोग सेक्शन 154 के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन 156(3) मींस सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के बारे में पढ़ेंगे ऑफ सीआरपीसी, कि ये कब हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। मींस ये सेक्शंस क्या है, व्हाट इज दिस सेक्शंस अबाउट, when we use these sections and how we use these sections। तो ये सेक्शन 154 एंड सेक्शन 156(3) के बारे में आज ये जो हम लोग का जो सीआरपीसी सेक्शंस है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। We learn about section 154 and section 156(3). So section 154 and 156 of CRPC के तहत कुछ ऐसे केस लॉस पहले सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। अंडर सेक्शन 154 मैं एक ही चीज को मैं हिंदी में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इंग्लिश समझ पा रहे हैं और जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनके लिए हिंदी में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
So what is section 154 and 156 of CRPC about? We have to learn and we have to understand the difference of these two sections. ये दोनों सेक्शन के ऊपर केस लॉज भी हुए हैं. इन अंडर दीज टू सेक्शंस हाई कोर्ट में केसेस भी हुए हैं. ऑनरेबल apex court in the matter of M. Subramaniam and ANR vs. Janki M. ANR 1 has recently set aside a High Court order which directed the police to register an FIR and file a final report based on the complaint. Mr. Subramaniam and ANR versus S. Janki and ANR का जो केस हुआ था उसमें हाई कोर्ट एक ऑनरेबल एपेक्स हाई कोर्ट था जिसमें ऑर्डर में ये दिया गया था और ये डायरेक्शन दिया गया था कि कोई भी विक्टिम अगर आएगा पुलिस में केस दर्ज करता है, इफ एनीवन register a case, then a police has to register an FIR and file the report based on the complaint. अगर कोई भी विक्टिम आता है और कंप्लेन लॉन्च करती है या करता है तो पुलिस का काम बनता है कि उसको FIR दर्ज किया जाए और उसके बेसिस पे एक फाइनल रिपोर्ट बनाया जाए. Supreme Court has also gave a decision in the matter of Sakri Vasu versus State of Uttar Pradesh, in which it has dealt with due process in connection with non-registration of FIR. मतलब कुछ ऐसे केस लॉज है जिसमें चाहे वो हाई कोर्ट का हो या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, इसमें देखा गया है कहीं ना कहीं पुलिस के पास जो भी कंप्लेंट आता है वो FIR दर्ज नहीं करते हैं. We have seen in past that whenever a complaint has been lodged in a police station, police doesn't take actions on time. So there has been a certain case laws. There have been a certain case laws in the past, either in High Court or Supreme Court. In High Court, in Apex High Court, we have already seen that there has been a case on Subramaniam and ARR versus S. Janki and ARR, as well as in Supreme Court case, we have seen in the matter of Sakri Vasu and the state of Uttar Pradesh, where it has already been said, which it has dealt with due process, where Supreme Court as well as High Court has already dealt in the due process in connection of non-registration of FIR. मतलब पास्ट में ऑलरेडी कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पे FIR दर्ज नहीं किया गया था और इसके लिए ये केस हाई कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी गया था. तो beginning with the essential difference between section 154 and section 156(3) of CRPC 1973, this article illuminates that the chronology of remedies to be exhausted on registration of FIR through court. So we need to understand what is the essential difference between section 154 and section 156(3) of CRPC 1973. Section 154, information in cognizable case. तो section 154 of CRPC, section 154 के सब clause 1 जो है वो क्या बोलते हैं? It elucidates that any information relating to the commission of cognizable offence, if given orally to an officer in charge of police station, shall be reduced to writing by himself or under his direction, and all such information, whether in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person who furnishes it. Section 154 of CRPC ये बोलता है, ये समझाता है कि कोई भी cognizable cases जो कोई भी आते हैं और पुलिस में आके अपना कंप्लेन दर्ज करते हैं, आइदर मान लीजिए कोई ऐसा विक्टिम आए जो पढ़े लिखे नहीं हो और उनको कंप्लेन दर्ज करना है कोई भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगेंस्ट, तो वो पुलिस में जाएंगे और पुलिस में जाने के बाद वो अगर पुलिस के जो स्टाफ हैं उनको अगर बोलते हैं कि मेरा केस आप दर्ज करो,
और वो दर्ज नहीं करते हैं तो उस समय आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है वो हम लोग आगे का सेक्शन में देखेंगे। लेकिन सेक्शन 154(1) ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है, पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग अगर पुलिस स्टेशन गए तो हम लोग का पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस का जो भी इंचार्ज है उनका काम बनता है आइदर इन राइटिंग बाय हिमसेल्फ, आइदर उसको, या हम लोग जो डायरेक्शन देंगे। मान लीजिए मैं विक्टिम हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा केसेस हुआ है मेरे साथ फ्रॉडुलेंट केस हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुआ है। तो उस वक्त मैं जो भी एक ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं उनको अगर मैं कोई भी डायरेक्शन दूं तो वो उनका काम बनता है जनरल डायरी करने का। So it illustrates that any information relating to the commission of cognizable offense। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये मेरा कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें कोई भी इंसान, अगर कोई भी accused अगर कोई भी पाप करता है, मीन्स एनी पर्सन हु हैज did any cognizant, means if he has done any fraudulent activity, the police has a right to arrest him without a warrant। तो डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मेरे ख्याल से आप लोग ऑलरेडी पढ़ते होंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग जो कन्विक्ट रहेंगे वी कैन अरेस्ट देम विदाउट अ वारंट, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग को वारंट दिखाना पड़ता है। तो वही सेक्शन 154 के तहत हम लोग को पुलिस स्टेशन जाना होगा, हम लोग को ऑफिसर इंचार्ज को डायरेक्शन देना होगा, डायरेक्शन देके हम लोग को बताना होगा कि ये चीज हुआ है, तो वो लिखेंगे और लिखने के बाद जो भी विक्टिम है वो जनरल डायरी में साइन कर देंगे। और साइन का जो कॉपी रहेगा, एक कॉपी हम लोग अपने पास रखते हैं और एक कॉपी जो रहता है वो पुलिस के पास रहता है, जो वो अपने पास रखते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 154(1) ऑफ सीआरपीसी हम लोग को ये समझाता है। अब सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है? सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी says that a complaint shall be given in writing or by a post to superintendent of police if any person is aggrieved by a refusal or on the part of officer in charge of police station to record the information referred to go in subsection 1। सेक्शन 154(1) में क्या था? सेक्शन 154(1) में क्या था कि as a victim we go and we knock the door of police station, we ask a police in charge to write our case, to write our whatever the scene has occurred with us, and ask them to do a general diary on behalf of us, and if any officer in charge fails to do it, then we have every right as a victim under section 154(3) to forward or give in writing or by post, or you can say by mail, to the superintendent of police and knock his or her door। It's me being an aggrieved person, मैं एक victim हूँ, मैंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन का डोर नॉक किया सेक्शन 154 से के तहत। वहाँ पे मैंने ऑफिसर इंचार्ज को बोला कि मेरा ये मेरे साथ कांड हुआ है, जो एक्यूज्ड था वो मेरे साथ ऐसा फ्रॉडुलेंट वे में मेरे साथ एक्टिविटी किया है, तो अब मेरा जनरल डायरी लो। अगर ऑफिसर इंचार्ज वो नहीं लेता है तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग सेक्शन 154(3) और सीआरपीसी के अंडर हम लोग जो पुलिस स्टेशन का जो एसपी रहेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रहेगा, हम लोग वह उसके पास जाएंगे और हम लोग उसको बोलेंगे टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रिफर टू इन दिस सबसेक्शन। सो ये है हम लोग का 154(1) and 154(3) of CRPC। The superintendent on police, upon receipt of such complaint, if satisfied of such information, discloses the commission of incognizable offence, shall either investigate the case himself or direct
and investigation to be made by a police officer subordinate to him in the manner provided by his code. मतलब सेक्शन 154(3) में एक बार मैंने कंप्लेन लॉन्च कर दिया, कंप्लेन लॉन्च करने के बाद आइदर in writing, in any of the draft, as a lawyer, as an advocate, मैं गया, मैंने अपने विक्टिम के बिहाफ में मैंने कंप्लेन लॉन्च किया। कंप्लेन लॉन्च करने के बाद अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा काम हुआ है, ऐसा ऐसा कांड हुआ है विक्टिम के साथ, एंड वंस ही गेट्स सेटिस्फाइड, he discloses the commission of cognizable offense। वो फिर क्या क्या ऑफेंस, कौन कौन से सेक्शन में आगे काम किया जा सकता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स या कोई भी पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं, आगे डायरेक्ट देते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन केस को करने के लिए एज पर देयर प्रोवाइडेड मैनर। तो ये है हम लोग का सेक्शन 154(1) एंड सेक्शन 154(3). अब सेक्शन 156(3) पहला क्या था कि मैंने जनरल डायरी करने के लिए सेक्शन 154(1) में एज अ विक्टिम मैं गया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस को मैं बोला, वो नहीं किया तो मैं एसपी को नॉक किया, एसपी को नॉक किया अंडर सेक्शन 154(3), एसपी को नॉक किया सेक्शन 154(3), एसपी ने काम चालू किया और इन्वेस्टिगेशन को ऑथराइज दे दिया। अब 156(3), व्हेन डज 156(3) कम इनटू पिक्चर? हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि सेक्शन 156(3) कब पिक्चर में आता है। अब आप लोग का दिमाग में ये क्वेश्चन हुआ कि मैंने तो ऑलरेडी पुलिस के पास कंप्लेन लॉन्च कर दिया है, तो अब आगे पुलिस काम करेगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे साथ एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुआ है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन द सेंस कि एक मेडिसिन, अभी आप लोग भी देख रहे हो, समझ रहे हो कि अभी कोविड के टाइम में बहुत सारा ऐसा मेडिसिन है जो ब्लैक मार्केटिंग में उसको बेचा जा रहा है। जो 800, 900 या 1000 का जो मेडिसिन है उसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। 30,000, 35,000, 40,000 में ब्लैक मार्केटर के थ्रू बेचा जा रहा है। अब कोई एक विक्टिम जिसको बहुत अर्जेंट जरूरी है मेडिसिन का, और वो मेडिसिन खरीद लेता है ब्लैक मार्केटर के थ्रू, लेकिन वो पैसा दे देता है। लेकिन क्या होता है, मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि एक्यूज्ड ने पैसा ले लिया। पैसा कैसे ले लिया? आइदर थ्रू एनी ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांसफर मेड टू पेटीएम, जीपे या कुछ भी। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया कि वो लोग पेटीएम या जीपे, जो आपका ये आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर ये हो गया, अपार्ट एक्सेप्ट फ्रॉम आपका बैंक ट्रांसफर जो होता है नेट बैंकिंग, वो लोग उसको या के बेसिस पे नहीं लेते हैं। मैक्सिमम टाइम वो लोग जीपे या फिर आपका पेटीएम के थ्रू ही ये ब्लैक मार्केटिंग का जो अमाउंट ट्रांसफर जो होता है वो वैसे ही करते हैं। तो इस सीन में क्या हुआ कि एक विक्टिम का ने अपना पैसा पेमेंट कर दिया। अब विक्टिम सोच रहा है कि मेरे को तो अर्जेंट, मेरे को जरूरी है ये मेडिसिन, मेरे इलाज के लिए मेरे को जरूरी है, लेकिन उसने पेमेंट भी पे कर दिया ये सोच के कि मैं जो पार्टी को पेमेंट किया हूँ वो पार्टी के पास मेरा जो पैसा गया है वो ये सोच के पेमेंट कर रहा है कि मार्केट में मेरे को तो कहीं पे मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो मेरे को ये पार्टी मेरे को मेडिसिन ला के दे देगा। ठीक है, तो ये पार्टी ऑल्दो मेरे से ज्यादा पैसा ले रहा तो मेरे को मेडिसिन ये ला के दे देगा, वो ये सोच के चलता है। लेकिन विक्टिम को ये नहीं मालूम कि वो जो पार्टी उससे पैसा ले रहे हैं वो एक्चुअल में फ्रॉडुलेंट वे ऑफ अर्निंग है एक्यूज्ड का। वो एक्यूज्ड ने पैसा उससे ले लिया, लेकिन वो जो मेडिसिन का जो ट्रांसफर डिलीवरी करने का बात है वो डिलीवरी कभी नहीं होगा। ये एक्चुअली में विक्टिम को नहीं मालूम। विक्टिम पैसा पे कर दिया, अब विक्टिम वेट कर रहा है कि मेरे को आगे डिलीवरी ऑफ मेडिसिन या ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी अभी आजकल आपका ब्लैक मार्केटिंग में हो रहा है ये सब होगा, वो ये वेट में है। आधा दिन हो गया, एक दिन हो गया, 24 आवर हो गया, 24 आवर के बाद 2 दिन हो गया, लेकिन वो मेडिसिन विक्टिम के पास नहीं पहुंचा।
विक्टिम को अब एहसास हुआ कि ही वाज लूटेड फ्रॉडुलेंटली। तो उस समय विक्टिम क्या करेगा? विक्टिम एडवोकेट को नॉक करेगा या लॉयर को नॉक करेगा, या इन अ पैनिक मोड वो डायरेक्ट पुलिस के पास जाएगा कि ऐसा ऐसा केस हुआ है। विक्टिम तो पुलिस के पास चला जाएगा जनरल डायरी करने के लिए, लेकिन विक्टिम को ये नहीं, लॉ रूल्स रेगुलेशन लॉज तो पूरा सेक्शन वाइज उनको तो नहीं पता रहता है। वो तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नॉक करेंगे ये बोल के कि ऑफिसर इंचार्ज बोलेंगे मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट, हम लोग इस पिक्चर में कब यही टाइम में आते हैं कि विक्टिम को कैसे हम लोग हेल्प करें, कैसे एक्यूज को हम लोग सजा दिलवाएं। तो ये ऐसा कुछ सीन है जिसमें हम लोग 154(1), 154(3) के बेसिस पे हम लोग कंप्लेंट ड्राफ्ट करेंगे। कंप्लेंट ड्राफ्ट करने के बाद हम लोग पुलिस में जाएंगे, और पुलिस में जाने के बाद जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसका काम चालू करेगा, इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा, हम लोग वेट करेंगे मैक्सिमम फॉर 1 वीक। लेकिन अभी जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो ये देखा गया है कि अभी पुलिस भी बहुत अलर्ट है। कोई भी अगर हम लोग कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, अभी करंट सिचुएशन में, कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में, कोई भी अगर कंप्लेंट लॉन्च हुआ है अभी हाल फिलहाल, एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर, हम लोग अभी कोविड फ्रॉड पे हम लोग अभी काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन जब राइज हो रहा है तो पुलिस भी अलर्ट है, वो भी बहुत विदिन 24 आवर्स ऑफ टाइम काम कर रही है, और वो लोग इंश्योर कर रही है कि बैंक, जो भी बैंक से उनका पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो बैंक उनको पैसा वापस मिल जाए। तो पुलिस इसमें काम कर रही है। लेकिन अगर पुलिस काम नहीं करती है तब क्या होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है? एज ऑफ नाउ उस सिचुएशन का अभी सीन हुआ नहीं है, लेकिन ये सिनेरियो को छोड़ के अगर कोई दूसरा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और पुलिस के पास केस रजिस्टर्ड हुआ, if there is any other cognizable offense and we have registered a complaint in a police station and we found that the officer in charge or as the superintendent is not doing any investigation, then the picture of section 156(3) comes in, that is the judicial magistrate power to investigate the cognizable case. इसके तहत भी केस हुआ है। तो let's see what section 156(3) says all about. Section 156 entails that any magistrate empowered under section 190 may order an investigation by a police officer performing his duties under chapter 12 of CRPC. Section 153 में ये बोला गया है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो भी है कोर्ट के, उनके पास पावर है, he or she has the power under section 190 to order an investigation which should be regulated by a police officer who should perform its duties under section 12 of CRPC. The above mentioned section highlights the series of remedies available to a person. Firstly, a complaint is filed before the police official, and secondly, in the event of failure of registration of the complaint of the official, one shall approach the SP for the said purpose. जो अभी मैं कुछ देर पहले आप लोग को बता रहा था, हम लोग कंप्लेन लॉन्च करेंगे, लेकिन अगर वो कंप्लेन लॉन्च नहीं कोई किया तो हम लोग एसपी के पास जाएंगे, और कंप्लेन लॉन्च करने के बाद, एसपी के पास जाने के बाद, रजिस्टर होने के बाद अगर कोई काम वो लोग नहीं करते हैं तो अंडर सेक्शन 156(3) we can knock the court doors, we can seek the help from judicial magistrate. If the complaint is not registered even after that, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पुलिस स्टेशन गए, हम लोग ने एक रिपोर्ट हम लोग ने लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद एक कॉपी पुलिस स्टेशन में है, एक कॉपी हम लोग के पास है, लेकिन देखा गया है कि वो एक फॉर्मेलिटी के लिए है, पुलिस इंचार्ज या फिर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो एक्शन नहीं ले रही है। तो उस सिचुएशन में मेरा पूरा ऑलमोस्ट टाइम लैप्स हो रहा है, लेकिन मेरे को तो कुछ एक रेमेडी तो नहीं मिल रहा। मेरा बहुत मैक्सिमम अमाउंट
कोई पैसा का मेरा नुकसान हो गया है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन नॉक द कोर्ट डोर, I can ask help from judicial magistrate. So if the complaint is not registered even after that, then the next remedy is to seek the help from judicial magistrate. The apex court इस सिचुएशन में भी बहुत सारे ऐसे केस लॉज उन्होंने लाए हैं जो हुआ है. लेट मी शो यू दिस. ऐसे बहुत सारे केस लॉज हुए हैं. जैसे मैं पहला दो तो आपको बता ही रहा था, सुब्रमण्यन एंड ओआरएस वर्सेस एस जानकी एंड ओआरएस, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में हुआ था. और फर्दर हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में और एक केस था, साकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड ओआरएस, ये 2007 में था. और अभी जो हाल फिलहाल 2020 का केस है सुब्रमण्यन ओआरएस एंड एस जानकी ओआरएस का, ये हाल फिलहाल का केस है. तो ऐसे कुछ हैं केसेस हैं जो हम लोग ऑलरेडी देखा गया है, ऑलरेडी पहले हो चुका है. तो ये सब चीज में भी हम लोग को अपने आप को अलर्ट रहना पड़ता है कि कैसे हम लोग एक पुलिस केस में पुलिस को नॉक करें, एक कैसे कंप्लेंट केस में कैसे हम लोग कंप्लेंट लॉन्च करें, कैसे ऑफिसर इंचार्ज को नॉक करें, कैसे सुपरिटेंडेंट को नॉक करें, एसपी ऑफ पुलिस को नॉक करें, कैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कब कौन से सेक्शन के तहत कब हम लोग उनको नॉक कर सकते हैं. तो ये सब सिचुएशन में देखा गया है. जब 156(3) पिक्चर में आता है, whenever 156(3) comes in a picture post observing the fact that the superintendent of police is also not taking any actions and we didn't receive any remedy from them, then the court has observed, the apex court has observed that if any application under section 156(3) is filed before the magistrate can direct the FIR to be registered and he can ask for appropriate investigation to be taken place in the event where according to the aggrieved person, तो जो aggrieved person है, जिसके साथ जो victim person है, जो victimized हुआ है, जिसके साथ कांड हुआ है, जो accused जिसको fraudulent वे में victimized किया है एक victim को, तो उस aggrieved according to that aggrieved person investigation लेना पड़ेगा. The magistrate can direct the FIR to be registered and appropriate investigation to be taken place in the event where according to aggrieved person no proper investigation was done prior. तो पहले नहीं किया गया था. वो सेक्शन 156(3) के अंदर the judicial magistrate जो हम लोग का कोर्ट है वो डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं. और same under the same provision the magistrate will monitor the investigation to ensure that proper investigation हो रहा है कि नहीं है. So this is something we must, as a lawyer, as an advocate, we must understand the fact that when we have to approach the police, how we can approach the police, under which sections we can approach the police in charge, under which section we can approach the SP, and when actions not taken in proper time, when we can approach the court, when we can knock the court. So we must understand these sections. I believe कि ये जो कुछ sections हैं, ये जो 3 sections, 2 sections जो आप लोगों को बताए गए, especially 154(1), 154(3) and 156(3). I hope ये sections के बारे में अब आप लोगों को ideas आ गया हो. अगर आपके पास आगे कुछ ऐसा केसेस एज अ न्यू लॉयर, एज अ एडवोकेट, एज अ आज आप लोग लीगल इंटर्न हो, लॉ स्टूडेंट हो, कल एज अ लॉ स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास ऐसा कुछ केसेस आया, आपके कुछ कोई रिलेटिव्स, आपके कोई फ्रेंड्स के पास कुछ ऐसा आया, तो यू कैन सजेस्ट देम कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं. यू कैन सजेस्ट देम हाउ टू नॉक अ पुलिस, यू कैन सजेस्ट देम व्हेन टू नॉक एन एडवोकेट एंड हाउ टू प्रोसीड द वर्क. So this is something as a lawyer we need to understand how we should help our client, how we should approach the court, when we should approach the court, when we should approach the SP, how we should draft the complaint. मैं आपको एक पुलिस कंप्लेंट ड्राफ्ट भी दिखाऊंगा, एक सैंपल मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. I believe you all understood what is section 154 of CRPC and what is section 156 of CRPC. This is something 2 case laws of CRPC.
So I believe you have enjoyed the session, and I believe you want more session like this. आगे आप लोग को और मैं सेशंस लाते रहूंगा. Do you want more session like this? Yes, no? Do inform me in the comment box. Do inform me at my mail. Do inform me at the mobile number at the as you can see on the screen. So do knock me whenever you want these kinds of sessions. Also, do confirm me when you with your different topics, which topics you want to learn, which topics you want to understand. So give your yes or no nod. Do subscribe to our YouTube channel. Connect us on mail. What topics you want to understand from us, and highlights your problems. Let us understand what you want us. Again, before saying thank you to you all, I want to show a sample of complaint draft. This is something, a sample draft of one of the victim of Gurgaon case, which we have drafted. You can see a criminal complaint has been filed on behalf of one of the victim named Dakshit Yuduvanshi, who is residing at this address, who has been victimized by unknown accused person for committing the offense, who has been cheated for the breach of trust. जो मैं आपको वही बता रहा था, breach of trust in the sense कि जो victim था वो victim से पैसा लेके मेडिसिन जो बेचा गया है. तो ये कुछ ऐसे फॉर्मेट है जो एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट हम लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं. ये एक सैम्पल फॉर्मेट है. हम लोग को वो बताना पड़ेगा कि विक्टिम के साथ क्या हुआ है, वो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द विक्टिम एंड द एक्यूज्ड, वो हम लोग को जो ड्राफ्ट करेंगे पुलिस कंप्लेंट में वो हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा. हम लोग को सब्जेक्ट उसी बेसिस पे मेंशन करना पड़ेगा, डेट्स मेंशन करना पड़ेगा. तो ये सारे डिटेल्स हम लोग को मेंशन करना पड़ता है. अगर कोई अमाउंट से रिलेटेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुआ है तो बैंक डिटेल्स हम लोग को मेंशन करना पड़ता है. बैंक डिटेल्स ऑफ योर्स, कौन सा बैंक से ट्रांसफर हुआ है, कौन सा बैंक में ट्रांसफर गया है, वो सारा डिटेल्स हम लोग को मेंशन करना पड़ता है. फिर ड्राफ्ट में हम लोग को अपना सिग्नेचर, एड्रेस, ये सब हम लोग को देने पड़ते हैं. तो ये एक सैम्पल ड्राफ्ट है. आगे अगर आप लोग को ऐसे ही कुछ सेशंस अगर आप लोग को चाहिए, कुछ लर्निंग सेक्शंस चाहिए, नो डाउट we'll be sharing you same kind of knowledge in future also, and we will be highlighting you these sections with you all so that you can learn in future, and understand what is these all about. What is this all about? So do let us know your topics which you want to learn from me. Don't forget to subscribe our channel and connect on mail. Thank you very much. Until next time, I will be coming up with a new topic of sections, a new topic on another law, may it be corporate, CPC, contract, anything. Do let me know what you want to learn from me. Till then, good night, bye bye.